फ्रेंड्स, मैं शिव बहादुर सिंह आपके लिए लेकर के आया हूँ ग्रामीण विकास। आप जानते हैं ग्रामीण विकास हर जगह पे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे आते हैं, जैसे RO, PCS, लेखपाल, SSC, BDO सभी एग्ज़ामों में इससे खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी का एक छोटा सा पार्ट आपके साथ ध्यान से देखिए और इस चैनल से जुड़िए और देखिए कि आपको इस ग्राम विकास से अधिक चीज़ें, वो चीज़ें जो आपने कभी ना पढ़ी होंगी ना कभी सुनी होंगी, वो आपको देखने और सुनने को मिलेंगी। तो मित्रों, शुरू करते हैं ग्रामीण विकास। जानते हैं कि हमारा देश भारत ग्रामीण सभ्यता का देश है और आज भी यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो विकास की चीज़ें हैं, वो सब कुछ ग्राम पे बेस्ड है, यानी कि गांव पे ही डिपेंड करती हैं। तो जब गांव की बात करते हैं या ग्रामीण विकास की बात करते हैं तो स्थानीय स्वशासन की बात जरूर होती है। अब स्थानीय स्वशासन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में गांधी जी के विचारों को, गांधी जी ने सोचा था कि जब तक भारत के अंतिम नागरिक का उदय नहीं होगा तब तक भारत का संपूर्ण विकास नहीं होगा। अर्थात अंत्योदय की कल्पना किसकी थी? गांधी जी की। गांधी जी के उन्हीं विचारों को साकार करने के लिए, यानी कि गांव को विकसित करने के लिए, जवाहरलाल नेहरू ने उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या किया? बलवंत राय मेहता नाम की एक समिति गठित की जो ग्रामीण विकास से संबंधित है। और ये समिति कब गठित की गई? 1956 में। जब 1956 यानी 1956 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ तो बलवंत राय मेहता ने एक सुझाव दिया और वो सुझाव ये दिया कि किस प्रकार से गांव के विकास को या स्थानीय स्वशासन को विभाजित किया जाए। उन्होंने इसको त्रिस्तरीय स्वशासन की व्यवस्था में लागू करने का सुझाव दिया। इसी क्रम में क्या हुआ, आप संविधान के जानते हैं आर्टिकल 14 का जो ग्रामीण विकास का जो गठन हुआ था उसको आर्टिकल 40 के तहत रखा गया। और 1959 में 20 अक्टूबर को 1949 में 20 अक्टूबर को क्या हुआ कि पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कहाँ से? नागौर राजस्थान से। कहाँ से? नागौर राजस्थान से इसकी शुरुआत की। और इसी क्रम में जब नागौर राजस्थान से इसकी शुरुआत की तभी उसी समय 11 अक्टूबर को, उसी वर्ष में 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में पहली बार स्थानीय स्वशासन लागू किया गया। और जब पहली बार स्थानीय स्वशासन लागू किया गया तो उसके इम्प्लीमेंटेशन से उसके प्रभाव को, इफेक्ट को एनालिसिस किया गया और उसी एनालिसिस के आधार पर और बलवंत राय मेहता की सिफारिश के आधार पर कब 1992 में बिल आया था और 1993 में एक संविधान संशोधन किया गया जिसे 73वें संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं। और उस संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय स्वशासन व्यवस्था की नींव रखी गई। उसी में 74वां संविधान संशोधन भी किया गया जो नगर पालिकाओं और नगर निगम से संबंधित है। तो 1992 और 1993 में जो संशोधन हुए संविधान में, उन्हीं संशोधनों के आधार पे क्या हुआ कि भाग 9 में, कहाँ? संविधान के भाग 9 में स्थानीय स्वशासन को एक संवैधानिक दर्जा प्रोवाइड करने के लिए भाग 9 में जोड़ा गया। और क्या किया गया? स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। जब संवैधानिक दर्जा इसे मिल गया तब बलवंत राय मेहता की जो अनुशंसा थी उसी के आधार पे इसको दर्जा मिला था। और इसके बाद बहुत सारी समितियां आई, बहुत सारे सुझाव आए, लेकिन बलवंत राय मेहता की समिति का सुझाव आज तक प्रभावी है और आज भी हमारे देश में ग्रामीण स्तर पे उन्हीं के द्वारा सुझाए गए त्रिस्तरीय सुझाव को लागू किया गया है।
जो त्रिस्तरीय सुझाव है, उस त्रिस्तरीय सुझाव में पहला क्या है, ग्राम पंचायत, दूसरा क्या है, क्षेत्र पंचायत, तीसरा क्या है, जिला पंचायत। अब ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत को अलग अलग हमें अध्ययन करना होगा। जब अलग अलग अध्ययन करना होगा तो आप जानते हैं कि जो संविधान संशोधन बिल लाया गया था 73वें संविधान संशोधन के लिए, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे प्रधानमंत्री? पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव ने 20 अप्रैल को इसको स्वीकृति प्रदान कर दी। किसको? 20 अप्रैल 1993 को इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी और 24 अप्रैल 1993 से संपूर्ण देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गई। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। जानते हैं कि जब इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया तो संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के बाद इसे भाग 9 में रखा गया और भाग 9 के किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में? 243 में रखा गया। तो 243 में जो ग्रामीण विकास से संबंधित या स्थानीय स्वशासन के संबंधित प्राविधान किए गए, वो प्राविधान आपको 243 का से लेकर अड़ा तक देखने को मिलेंगे। अब इसके अलावा इंग्लिश में इसे 243A यानी 243A 2O तक देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ एक अनुसूची जोड़ी गई, और वो किसके लिए जोड़ी गई? स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के लिए जोड़ी गई। और जो ये पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई उसमें 11वीं अनुसूची में कितने विषय जोड़े गए? 29 विषय जोड़े गए। अब ये 29 विषय के आधार पे ही क्या हुआ कि हमारे देश में आज ग्रामों का विकास हो रहा है और उसी आधार पे बहुत सारी योजनाओं परियोजनाओं आज चल रही हैं और आज गांव, हमारे जिले, प्रत्येक गांव में ऐसी सुविधाएं बढ़ रही हैं जैसे कि पहले शहरों में हुआ करती थी। तो उसी में अगर हम एक स्तर पे डिस्कशन करते हैं तो सबसे पहला स्तर है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जानते हैं राज व्यवस्था का सबसे छोटी इकाई है, यानी सबसे निम्नतर स्तर है। यानी कि ये राज व्यवस्था क्या है? सबसे छोटी इकाई है, संस्था है। और जो ये ग्राम पंचायत बनती कैसे है? छोटे छोटे गांवों से मिलकर के बनती है। और उस जो ग्राम पंचायत बनती है, जो छोटे छोटे गांव से मिलकर के बनती है, उसमें एक ग्राम प्रधान होता है, एक ग्राम प्रधान होता है। और क्या होता है? पंचायत समिति होती है। ग्राम प्रधान के साथ साथ क्या होता है? एक पंचायत समिति होती है। प्रत्येक पंचायत समिति का और ग्राम प्रधान का कार्यकाल आप सभी लोग जानते हैं, इससे अच्छी तरह से परिचित हैं, 5 वर्ष का होता है। लेकिन पंचायत की अनुशंसा पे ग्राम प्रधान को कभी भी हटाया जा सकता है। लेकिन यह प्रक्रिया निर्वाचन के 2 वर्ष बाद, निर्वाचन के कब लाई जा सकती है? निर्वाचन के 2 वर्ष बाद लाई जा सकती है। अर्थात कोई अगर व्यक्ति ग्राम प्रधान बन गया है और वो सही से कार्य नहीं कर रहा तो 2 वर्ष बाद उसे हटाया जा सकता है। 2 वर्ष बाद उसे क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। लेकिन अगर उस समय उसके ऊपर जो लाई गई थी सिफारिश इनके हटाने की, अगर वो पास नहीं होती तो फिर अगले 2 वर्ष तक दोबारा उस प्राविधान को लागू नहीं किया जा सकता, यानी हटाने की दोबारा अनुशंसा या सिफारिश नहीं की जा सकती है। अतः एक कार्यकाल में सिर्फ 2 बार, पहले 2 वर्ष में, फिर इसके बाद 2 वर्ष में हटाने की अनुशंसा लाई जा सकती है। अब बात करते हैं इसी क्रम में ग्राम पंचायत समिति की। जब ग्राम पंचायत समिति का जानते हैं इतना योगदान होता है कि वो ग्राम प्रधान को भी हटा सकता है, तो फिर ग्राम पंचायत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब जब महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तो हमें उसके सदस्यों के बारे में भी जानना होगा। अगर हम उनके सदस्यों के बारे में जानना चाहेंगे तो ग्राम का निवासी और भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो सदस्य हो ग्राम पंचायत का, सबसे पहली कंडीशन है कि वो क्या हो? ग्राम का निवासी हो। दूसरी कंडीशन क्या है? वो भारत का नागरिक हो। और उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। इस आधार पे क्या करते हैं? ग्राम पंचायत को जो सदस्य हैं उनका चुनाव होता है। चुनाव कौन करता है? 18 वर्ष के वो सभी नागरिक, 18 वर्ष के वो सभी नागरिक जो उस ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहते हैं,
वो किसका, ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव करते हैं और वही प्रधान का भी चुनाव करते हैं। ये आप लोग जानते ही हैं। इसी क्रम में अगर हम आगे देखते हैं कि जो चुनाव होता है ग्राम पंचायत सदस्यों का, वो जनसंख्या के आधार पे होता है कि कितने सदस्य किसी ग्राम पंचायत में होंगे। आप देखिए, एक एग्जाम्पल आपके सामने मैंने रखा है। अगर किसी ग्राम पंचायत की जनसंख्या 1000 है तो उसमें अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, 9 सदस्य हो सकते हैं। लेकिन इसी प्रकार अगर देखते हैं कि किसी ग्राम पंचायत की जनसंख्या 2000 है तो उसमें अधिकतम 11 सदस्य हो सकते हैं। इसी प्रकार अगर देखें किसी ग्राम पंचायत की जनसंख्या अगर 3000 है तो उसमें 13 सदस्य हो सकते हैं। लेकिन 3000 से अगर अधिक है कोई ग्राम पंचायत की जनसंख्या तो उसमें मैक्सिमम 15 सदस्य हो सकते हैं। पिछले बार जो वीडियो का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो अधिकतम कितनी हो सकती है, 15 से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते, क्योंकि अगर 5000 से ज्यादा जनसंख्या हो गई तो उसे नगर पंचायत का दर्जा दे दिया जाता है। उसे किसका दर्जा दे दिया जाता है, नगर पंचायत का दर्जा दे दिया जाता है। अतः मैक्सिमम संख्या कितनी होनी चाहिए, 15 होनी चाहिए। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं कि जो हमारी ग्राम पंचायतें होती हैं उनके कार्य क्या होते हैं। अगर हम उनके कार्यों की बात करें तो आप देख रहे हैं कि ग्राम पंचायत के जो कार्य हैं उनमें सबसे पहला कार्य होता है नागरिक सुविधाएं। अब नागरिक सुविधाएं क्या होती हैं, वही सुविधाएं जो एक आम जनजीवन के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे स्वास्थ्य, दूसरा जैसे सफाई, तीसरा जैसे नाली जल निकास के लिए, चौथा जैसे पीने के लिए स्वच्छ जल और चलने के लिए सड़कें यानी कि सुगम यातायात। ये नागरिक सुविधाओं के अंदर आती है और ये सभी का हक है। इसीलिए सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया है कि वहाँ के लोग, वहीं के सदस्य, वहीं के ग्राम प्रधान मिल करके इन सारी समस्याओं का निराकरण कर सके, क्योंकि बड़े अधिकारी या बड़े नेता या प्रधानमंत्री आकर हमारे गांव का विकास नहीं कर सकता। इसीलिए इनको मूल धारा से जोड़ने के लिए ग्राम में ग्राम शासन की व्यवस्था की गई और ग्राम शासन की व्यवस्था के क्रम में दूसरी व्यवस्था है समाज कल्याण की और तीसरी व्यवस्था है विकास कार्यों की। और अगर हम अब बात कर लें किसके, समाज कल्याण की, तो समाज कल्याण में आप लोग देखते हैं क्या क्या काम होता है। समाज कल्याण में जो ग्राम पंचायत या प्रधान का काम होता है, पहले जन्म और मृत्यु का लेखा जोखा, मतलब प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रत्येक प्रधान या सदस्यों का समिति का कर्तव्य होता है कि एक रजिस्टर बनाए और उस रजिस्टर में कितने लोग जीवित हैं, कितने लोग मर गए, उसका एक लेखा जोखा रखता है और किसके अधिकारियों के मंगाने के पर वो उसे शासन तक पहुंचाता है। इसी आधार पे शासन को इस बात का पता चलता है कि हमारे प्रत्येक ग्राम में कितने लोग जीवित हैं और कितने लोग मर गए। और आज जान रहे हैं कि जब हमारा देश जनसंख्या विस्फोट से जूझ रहा है तो परिवार नियोजन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए सभी सदस्यों का और प्रधान का यह कर्तव्य होता है कि ये प्रत्येक गांव में जाए, महिलाओं से मिले, उनके परिवार से मिले और उन्हें समझाए कि परिवार नियोजन क्या है और किस प्रकार से हम नियोजित करके अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं और अपना विकास कर सकते हैं और देश में योगदान दे सकते हैं। तीसरी बात होती है कृषि। जानते हैं ग्रामीण विकास की मूल जड़ या मूल इकाई या कहकर मूल परिवेश क्या है, कृषि। और अगर कृषि का ही विकास नहीं होगा तो किसी ग्रामीण का विकास नहीं होगा, ना हमारा विकास होगा। जानते हैं कि पूरा भारत कृषि प्रधान देश तो है ही, लेकिन जो खाद्यान्न की आपूर्ति होती है वो ग्रामों से होती है। अगर ग्राम में अच्छी कृषि नहीं होगी या अच्छे संसाधन उन्हें नहीं मिलेंगे या अच्छी सुविधाएं नहीं मिलेगी तो कृषि का विकास कम होगा। कृषि का विकास कम होगा तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो भी महंगाई होगी और कम प्रोडक्शन से हमारी जीडीपी भी कम होगी और अगर हमारी जीडीपी कम हुई तो देश का विकास कम होगा। इसी तरह दूसरी चीज महत्वपूर्ण है, वो है हमारी, क्या महत्वपूर्ण है आप लोग जान ही रहे हैं कि दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या है, पशुपालन। और पशुपालन ग्रामीण विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों पशुपालन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? क्योंकि जानते हैं पशु जो है वो जहाँ पे भी कृषि रूपी अर्थव्यवस्था है
वहाँ पे बहुत बड़ा योगदान देते हैं। उन्हीं के दूध से, उन्हीं के अन्य उत्पादों से कृषि का भी फायदा होता है और किसानों का भी फायदा होता है। इसीलिए जो कृषि और पशुपालन दोनों एक साथ रखे जाते हैं, कभी इनको अलग नहीं किया जाता है। ठीक है। दूसरी बात आते हैं विकास कार्यों की, कि जो ग्राम पंचायत होती है, या प्रधान होता है, या ग्राम पंचायत समिति होती है, वो किस किस प्रकार के विकास कार्यों की उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है। उनमें सबसे पहली जिम्मेदारी है खड़ंजा लगाना, जिसे आपका आजकल आप इंटरलॉकिंग या टाइल्स के नाम से जानते हैं। दूसरा, निकास, पानी निकास के लिए नाली की व्यवस्था करना। तीसरा, तालाब। आप जानते हैं कि हमारे देश में पूरे विश्व में धीरे धीरे पानी की कमी होती जा रही है। अगर ये पानी की कमी लगातार कम होती रही और धरती पे कम हो गया पानी, जानते हैं बहुत कम मात्रा, कितनी मात्रा, ये मान लीजिए कि 2% केवल पानी पीने योग्य है, और वो बरसात का पानी होता है या ग्लेशियर में जमा हुआ पानी होता है। अगर हम तालाब खोदेंगे तो तालाब में क्या होगा, जल हमारा स्टोर होगा, और जल स्टोर होगा तो पृथ्वी का क्या होगा, जो जल स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। और क्योंकि आजकल सिंचाई नलकूपों के द्वारा होती है, पृथ्वी से नीचे से पानी निकाला जाता है, इसलिए जल स्तर लगातार घटते जा रहे हैं। तो इस जल स्तर को बढ़ाने के लिए तालाबों की खुदाई बहुत ज़रूरी है, पानी इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा न जल है तो जीवन है, न जल नहीं तो जीवन नहीं। तो फिर आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से इसका महत्व है। इसीलिए इसको मनरेगा के थ्रू या किसी अन्य प्रोग्राम के थ्रू तालाबों की खुदाई की जाती है। इससे वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलता है और जल भी के स्तर को भी बढ़ाने में मदद मिलती है, कृषि के सिंचाई में मदद मिलती है। इसी प्रकार जानते हैं कि जब तक किसी देश का प्रत्येक नागरिक शिक्षित नहीं है, उस देश का विकास नहीं हो सकता। इसी क्रम में प्राथमिक शिक्षा की अगर बात की जाए तो प्राथमिक शिक्षा की जड़ ग्रामों में होती है। अगर प्राथमिक शिक्षा की जड़ गांवों में होती है तो ग्राम की जो स्कूल हैं उनकी देखरेख भी किसके जिम्मेदारी में आती है, प्रधान के या ग्राम पंचायत समिति के। वो उसका सुसज्जित करे, उनका निर्माण कराए, उनके शिक्षण दीक्षण का ध्यान रखे। यहाँ तक अब तो मिड डे मील भी दिया जाता है। जो मिड डे मील दिया जाता है उसकी भी व्यवस्था कौन करता है, वहाँ की पंचायत समिति करती है। इसी प्रकार पंचायत घर कहते हैं कि प्रत्येक माह में कम से कम एक बैठक होनी चाहिए जो ग्राम के विकास से रिलेटेड हो, या उस गांव से रिलेटेड हो, या वहाँ की समस्याओं से रिलेटेड हो, जिसमें गांव के प्रत्येक नागरिक को, चाहे महिला हो, पुरुष हो, या बच्चे हो, या बुजुर्ग हो, सभी को बुलाया जाता है और उनसे सुझाव लिए जाते हैं। उसके लिए बैठक के लिए एक पंचायत घर होना चाहिए। इसी प्रकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए क्या होना चाहिए, एक पुस्तकालय होना चाहिए। तो अभी हम लोग दोस्तों क्या पढ़ रहे थे, ग्रामीण विकास, और ग्रामीण विकास के क्रम में हमने स्थानीय स्वशासन के बारे में अध्ययन किया और जानते हैं कि स्थानीय स्वशासन ही हमारे देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मित्रों, इस कड़ी में आज इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे आपको क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के साथ और ग्रामीण विकास के अन्य मुद्दों के साथ। तो जय हिंद और नमस्कार। थैंक यू।